आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। और आज एक अफसर ऐसा भी में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे अफसर से जो आईएएस होने के साथ साथ बहुत सारे दूसरे गुण भी रखता है। वो गजल गायक है, वो कहानीकार है, वो स्टोरी टेलर है। उसके अलावा और भी ऐसे बहुत सारे गुण हैं जो इनसे बातचीत में पता चलेगा। लेकिन इनके साथ एक और शख्स हैं, वो है मालविका हरिओम, जो कि खुद भी बहुत अच्छी गायक है। तो आइए हम शुरू करते हैं अपना इंटरव्यू। हरिओम जी, मालविका जी, आप दोनों लोग का बहुत स्वागत है। अरविंद जी। और मैं समझता हूं कि इस कोविड की लड़ाई में एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर तो आप हमेशा से काम करते रहे हैं, लेकिन इस बार अपने नए नए एल्बम से, नई कहानियों से भी आपने, मुझे लगता है कि कोविड में लोगों को बहुत कुछ दिया। बिल्कुल बिल्कुल। कैसे कैसे क्या किया, जरा मैं चाहता हूं कि आप शुरुआत करें। देखिए अरविंद जी, बहुत सबसे पहले तो मैं इंडिया न्यूज़ चैनल के दर्शकों को मैं नमस्कार करना चाहता हूं। और ये जो बातचीत का जो सिलसिला है, इसमें कई चीज़ें हैं जो हम लोग का प्रशासनिक कामकाज है, उसमें हम लोग, हमारे ऑफिसेस तो लगातार खुले ही हैं। एक आध महीने शुरू में जब लॉकडाउन हुआ था तो वो बंद हुआ था। हम लोग आते जाते रहे, जैसे सरकार के निर्देश थे, रोस्टर वगैरह बना के कम लोगों को बुलाना, कम कर्मचारियों अधिकारियों के साथ काम करना, लेकिन विभागीय कामकाज लगातार चालू रहा। और जो जनता है उससे इंटरेक्शन देना और उनसे समझाना उनको कि कोविड के दौरान कैसे वो सेफ रहें, घर के अंदर रहें। डॉक्टर साहब, मैं आपको पढ़ रहा था तो उसमें ये था कि भाई पढ़ने में आप शुरू से बड़े मेधावी थे और पिताजी ये चाहते थे कि आप जो है ब्यूरोक्रेट बने। जी। और आईएएस अफसर जो है लोगों की ज़िंदगी बदलता है, लोगों के लिए उसके पास करने का कुछ मादा होता है। जी जी। तो कैसे आपके मन में ये ख्याल आया? बहुत कुछ कर सकते थे आप। इलाहाबाद जब अपना झोला वोला लेके आप गए यहाँ से हैं, और वहाँ जब आपको लड़कों का साथ मिला, बहुत सारा मौका आया, झंडे बनाए, बैनर बनाए, नारे बनाए। बिल्कुल। तो कैसे इस फील्ड में आने के बारे में कैसे सोचा आपने? पता नहीं, अब बहुत कुछ आप सोच के जिंदगी में करते नहीं हैं, लेकिन कोई टर्निंग पॉइंट तो होता है। टर्निंग पॉइंट था। देखिए, दो तीन टर्निंग पॉइंट थे अगर मैं कहूँ तो। एक तो ये था कि मेरे जो गुरुजन थे, दो तीन उसमें खास तौर से एक बुजुर्ग मौलवी साहब थे जो हमें 8वीं में पढ़ाते थे। अच्छा। तो वो कहीं ना कहीं उनको ये लगता था, वो उन्होंने हमारे पिताजी को भी पढ़ाया था। अरे वाह। तो उनकी, वो बुजुर्ग थे, मतलब एक प्राइवेट स्कूल गांव में खुला था, पहले 8वीं तक का स्कूल ही नहीं था। तो एक प्राइवेट सज्जन किसी ने खोला, तो वो 8वीं में वो उनको, मौलवी साहब को ले आए। उनकी उम्र उस समय 70-75 साल की थी। तो उन्होंने 2-3 साल हमें पढ़ाया, वो 6, 7, 8। और उसमें वो कहते थे कि तुम्हारे अंदर कुछ है, तुम बेटा आगे जाओगे, है ना, अगर तुम मेहनत करोगे तो। 8वीं कक्षा की बात बता रहा हूँ। फिर वो, मैं जब ग्रेजुएशन वहाँ इंटर कॉलेज गया तो पास में गांव के 9 किलोमीटर के आसपास एक जीआईसी था, सरकारी इंटर कॉलेज था। उसमें एक गुरु थे, पंडित दयाराम त्रिपाठी जी। अच्छा। तो वो ज्योग्राफी के मास्टर थे। तो उन्होंने ये कहा कि देखिए 22 साल हो गया इस कॉलेज को और कोई बच्चा डिस्टिंक्शन के साथ पास नहीं हुआ ज्योग्राफी में। तो तुम्हारा ज्योग्राफी सब्जेक्ट है और तुम्हारे अंदर वो क्षमता है जो तुम इसमें डिस्टिंक्शन ला सकते हो। दूसरा टर्निंग पॉइंट मतलब ये था, जो गुरुजनों का जो आशीर्वाद, जो आपको उन्होंने आगे बढ़ाया। उन्होंने मुझे कहा कि तुम ऐसा कर सकते हो। बोर्ड में, यूपी बोर्ड का एग्जाम में हम लोग 60% लाना चाहते हैं, आज के बच्चों की तरह नहीं ना 98% लाना चाहते, 98%। और माँ बाप भी उनको सोने नहीं देते बेचारे। माँ बाप उनको सोने नहीं देते, आज की तारीख में उनका ट्यूशन कोचिंग सब होता है। जी जी। है ना, क्लास वर्क कितना ज्यादा हैवी होता है। हम लोग का क्लास वर्क उतना नहीं था। हम लोग स्कूल में जो पढ़ते थे बस वही उतना ही था, कोई ट्यूशन व्यूशन कुछ वैसा कल्चर नहीं था। तो मास्टर साहब जो हमारे थे भूगोल के, उनको भरोसा था। और बोर्ड में हमने कहा देखिए, मैं भी मास्टर साहब, मुझे नहीं पता कि मैं 75% नहीं ला पाऊंगा, क्योंकि 60, 65, 70 हम लोग वही टारगेट करते हैं, फर्स्ट डिवीजन लाना। तो लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं देखो, मैं चाहता हूं कि एक मेरा बच्चा मेरे करियर टाइम में। तो इत्तेफाक से क्या हुआ कि वो मेरे डिस्टिंक्शन से ऊपर नंबर आ गए, 78%। ओ क्या बात है। तो मास्टर साहब बहुत खुश हुए, उन्होंने गले लगाया, उनका मैं आशीर्वाद देता हूँ कि तुम आगे जाओ, बड़ा काम करो। तो दूसरी बात ये थी, फिर मैं इलाहाबाद पहुंच गया। तो इलाहाबाद में मैं एएन झा हॉस्टल एक हुआ करता है अभी भी, हालांकि वो हॉस्टल का रूप अब बदल गया है। लेकिन उस समय क्या था कि माना जाता था कि आईएएस प्रोडक्शन फैक्ट्री जैसा है वो, उसमें बड़े ब्रिलियंट स्टूडेंट्स होते हैं, ढेर सारे आप देखेंगे बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे एएन झा हॉस्टल के हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी तो एक बड़ा बैनर है, लेकिन एएन झा हॉस्टल अपने आप में बहुत रेप्यूटेड, उसकी एक अलग पहचान है। अलग पहचान है। आप ढेर सारे हमारे यूपी काडर में बहुत बड़े बड़े अफसर हैं। तो वहां मुझे दाखिला मिल गया था।
तो एक वो मेरे अंदर एक मोटिवेशन आया, हाई लेवल का मोटिवेशन कि भाई एंजा हॉस्टल में आने का मतलब आपको कुछ करना है, कुछ करना है। पिताजी का वो एक लाइन का पोस्ट कार्ड आता ही रहता था कि बेटा अभी घर से बाहर निकले हो तो याद रखना सपना, है ना। तो उनका ये था कि भाई गांव से निकलो तुम लोग, तो वो तो अभी भी आज भी गांव में है, लेकिन वहां से फिर एक दिशा मुझे लगा कि नहीं मुझे करना है। पढ़ने बहुत तेज था, गुरुजनों का आशीर्वाद था। फिर मैं ग्रेजुएशन के बाद मुझे लगा कि थोड़ा स्टैग्नेशन है। उस समय तक ये था कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पीसीएस तो काफी निकलते थे, आईएएस निकलने की तादाद थोड़ा कम थी। तो मुझे एक धर्रा दिखा, मेरे सीनियर एक दो स्टूडेंट्स जेएनयू चले गए थे, तो मुझे एक धर्रा दिखा है जेएनयू जाने का। तो मैंने एग्जाम दिया, सेलेक्ट हो गया। उसमें भी ऑल इंडिया लेवल पे एग्जाम होता था, काफी ऊपर मेरी रैंक थी, तो जेएनयू पहुंच गया। तो ये एक रास्ता जो मुझे मिला। तो मालविका जी आपको जेएनयू मिली? ये वहीं मिली मुझे। तो कैसे टर्निंग मिली? पॉइंट ये हमारी ये भी टर्निंग पॉइंट ही है। ये क्लासमेट हमारी रही है। अच्छा। तो ये वहीं जब मैं गया तो मेरी क्लास में एक ये भी थी, 3 लड़कियां थी, उसमें से एक ये भी थी। तो ये दिल्ली की ही थी। तो ये डे स्कॉलर थी। हम गए यहाँ से, तो हम लोग देहाती थे, गांव से जैसे जाते हैं, ज्यादा बहुत पॉलिश वो नहीं थे, ग्रूम नहीं थे, थोड़ा झिझक भी थी दिल्ली जैसे शहर में। तो फिर हम वो एमए में मुलाकात नहीं हुई, लेकिन फिर एमफिल करने के दौरान, मैं एमए एमफिल मैंने हिंदी साहित्य से किया था जेएनयू से, तो एमफिल के दौरान हमारी इनकी दोस्ती हुई। मालविका जी किस बात ने इम्प्रेस किया था आपको? ऐसी कौन सी बात थी जिसने इम्प्रेस किया? और गाने ने कौन सा गाना गाया था? वो उस समय मैं एक गजल गाया करता था, कितनी हंसी है रात करें भी तो क्या करें। अच्छा। तो वो मैं क्लास में बैठ के गा रहा था। अच्छा। हमको नहीं पता था कि ये पीछे से कब क्लास में आई होंगी। 3-4 बच्चे थे, तो उनको पता लगा ये गाता है लड़का। तो हम बैठ के अपने दोस्तों के साथ, 3-4 दोस्तों के साथ गा रहे थे, तो ये पीछे से अपना आई होंगी। तो इन्होंने भी बैठ के सुन लिया उसको। क्लास नहीं चल रही थी उस समय। तो बाद में इन्होंने कहा कि आपकी आवाज तो बहुत अच्छी है, और आप आकाशवाणी में ऑडिशन क्यों नहीं देते? अरे वाह, ये सजेशन आपका। तो हमने कहा भाई मैं तो शौकिया गाता हूँ, ऐसी कोई इच्छा नहीं है। मानी नहीं मेरी सलाह, कुछ का कुछ हो गया। तो बाद में मानी, आकाशवाणी में गाते होते हैं। बाद में मानी हमने, बाद में मानी। जब मैं गाने लगा, मैंने गाना शुरू किया, तो मैंने फिर आकाशवाणी में ऑडिशन भी दिया। आकाशवाणी ने मुझे ए ग्रेड सर्टिफिकेशन भी दिया सिंगिंग का। तो वो सब सिलसिला वो बाद में चलेगा। पहले हम लोग आईएएस वाले खत्म करते हैं, फिर हम लोग आगे का आपका जो रोमानी दौर था उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो उसके बाद हम लोग रहे साथ में। तो आईएएस जो है आप कौन से अटेम्प्ट में? आईएएस में तीसरे अटेम्प्ट में आपने फाइनल किया। उसके पहले इंटरव्यू दिया था? पहले हमने इंटरव्यू नहीं दिया था। हमारा एक बार प्रीलिम्स नहीं हुआ, एक बार मेंस नहीं हुआ। अच्छा। तीसरी बार सब हो गया। तीसरी बार एक साथ ही सब हो गया। 2 साल मिले नहीं थे ना। ये नहीं, समझ में आ गया। ये मिली होती तो शायद पहले ही हो जाता। ओहो, तो आपके मिलने के बाद ये मामला हुआ ये बात तो आपने यार डॉक्टर साहब बताई नहीं। ये मिली थी तब भी नहीं हुआ था एक बार, क्योंकि मैं फिर रोमांस तगड़ा हो गया, पढ़ाई थोड़ा सा नीचे आ गई। फिर उन्होंने बूस्टअप किया, तब फिर जाके आपने पूरी ताकत लगा दी, बोले पेड़ हिला के आप फल गिरा देना है। तो मालविका जी मुझे ये बताइए, ये तो आईएएस में सेलेक्ट हो गए, शादी कैसे हुई? वो उसकी बड़ी पंचायत होती, इतना आसान मसला होता नहीं है ना? क्योंकि ये गांव से गए थे, पिताजी का बहुत बड़ा सपना था, है ना? और अगर आपने भी बताया होगा तो वो मसला आसान कठिन था वो। हाँ, वही मैंने कहा कि वो इतना आसान मसला था नहीं। मैं ये बताना चाहूंगी कि ये ऊपर वाले की कृपा आप कहिए कि उसने नवाजा है। जैसे किसी किसी को बड़ी दया रहती है, तो मुझे लग रहा है वही शायद हमारे ऊपर रहा है शुरू से। ना इनके घर में कोई दिक्कत हुई, ना हमारे घर में ऐसी कोई परेशानी हुई, और बहुत ही आसानी से सब हो गया। जबकि लोग ऐसा सोचते हैं कि इस तरीके का। अपने पिताजी को कैसे बताया? नहीं, आसानी से नहीं हुआ भाई। वही मैं समझ। उसमें क्या हुआ, उसमें ये हुआ कि एक तो हम लोग गांव और दिल्ली का मसला था, दूसरे वो इंटरकास्ट भी था, है ना? तीसरे ये था कि भाई गांव का समाज अलग है, शहर का अलग है। पिताजी का ये था कि जब हमने उनको बताया कि एक लड़की है, तो मैं आईएएस नहीं हुआ था। तो पिताजी को ये लगा कि यार लड़का थोड़ा, मैं पीसीएस हो गया था उसी दौरान, मेरा रिजल्ट आया, तुम्हारा एक रिजल्ट आ गया था जिसमें मैं खंड विकास अधिकारी हो गया था। पीसीएस अलाइड में। जी। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम तो आईएएस बनने गए थे, और तो माँ बाप को जैसे लगता ही यार कि यार प्यार मोहब्बत इश्क करेगा ये, तो ये बिगड़ जाएगा। तो सही
सही कहा तो आपने। नॉर्मली यही वो चाहे धारणा है। पढ़ा लिखा माँ बाप हो, चाहे किसान हो, कोई हो, कोई हो, वो ये मान के चलता है कि अगर इसने ऐसा कुछ किया तो ये बिगड़ने के इसके पूरे आसार है। लेकिन उनको थोड़ा कंसोलेशन ये था कि एकदम नहीं बिगड़ा है, पीछे स्लाइड हो गया है। तो हम लोग मान लो बिजनेस फैमिली है, तो हमारे कोई सर्विस में था नहीं जी जी। तो उनको ये था कि चलो वीडियो तो हो गया है। हाँ। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि ऐसा है, देखो तुम्हारी मैं लड़की से मिल लेता हूँ एक बार दिल्ली के। मैंने कहा आप मिल लीजिए, और मैं शादी नहीं करूंगा अभी, है ना, शादी नहीं करूंगा, और मैं आपका सपना मुझे पूरा करना याद है और पूरा करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। मैं नहीं हुआ एक दो बार, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो वो मैंने उनको कहा, तो उन्होंने ये कहा कि ऐसा ठीक है, मेरा सपना तुम पूरा कर दोगे तो मैं तुम्हारी बात मान लूंगा। इतनी कठिन शर्त, यही है, कठिन शर्त। ये मैंने कहा कि ये बड़ी कर रही थी बहुत बड़ा मामला है ये तो। बहुत बड़ा। तो इनके घर वाले तो तैयार हो गए थे, क्योंकि लड़का नौकरी पा गया था। लेकिन उनको ये पता ही नहीं था कि बीडीओ और आईएएस की नौकरी में क्या फर्क है। वो शहरी लोग थे, उनको दिल्ली वालों को, वो लोग अपने व्यस्त, उनके अपनी अलग दुनिया है। हाँ, उनको प्राइवेट सेक्टर की नौकरी, तनख्वाह और एक अच्छी जिंदगी, इतना ही देखते हो। हमारा ये था भाई हमें अपना पूरा समाज देखना था, और बड़ा कठिन समाज है वो, तो कठिन समाज। तो जब पिताजी ने ये कहा, तुमने कहा यार कठिन, तो इन्होंने शर्त तो बहुत कठिन रख दी। लेकिन मैंने भी कहा था कि मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो सब कोशिश में फिर वो इनकी बात जो डेस्टिनी, फिर वो डेस्टिनी आई कि कोशिश तो मैं पहले से कर रहा था, मैं नहीं हुआ था। लेकिन जब ये बात आई तो पिताजी ने कहा कि भाई ठीक है, अगर वैसा हो जाएगा तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब उनके लिए तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। सही बात है, और इत्तेफाक से वैसा हो गया। क्या बात है मालविका जी। ये देखिए, ये इतना मसला आसान था नहीं आपको कहना, ये वाकई कहानी है एकदम। हाँ, ना सिर्फ मैं आईएएस हुआ, मैं टॉपर हुआ, मैं यूपी काडर में आईएएस हुआ, यहीं का रहने वाला हूँ। तो ये सारी जो एक साथ जो ऊपर वाले ने छप्पर फाड़ के जिसको कहते हैं, जो देने की बात थी, तो उसमें फिर ये आप बोलिएगा कि मालविका जी का उसमें बहुत बड़ा रोल है। मालविका का बहुत बड़ा रोल है, नो डाउट। मालविका कोई आईएएस होने के बाद मेरे साथ नहीं आई थी, ये सबसे बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात ये नहीं है कि हम आईएएस हो गए तो मालविका ने मुझे पसंद किया। तो किसने बताया आपको कि आपका रिजल्ट, आपका सिलेक्शन हो गया? तो हमारे यूनिवर्सिटी के तमाम बच्चों का जो है वो देते थे, अटेम्प्ट पहला फोन किसने किया आपको? फोन तो उस समय होता नहीं था, ठीक है। उस समय तो मोबाइल लिस्ट में तो हम लोग जाके देखते थे। हाँ, वो बड़ी लंबी लाइन लगी रहती थी। धौलपुर हाउस है, तो खुद से हमने एक स्कूटर खरीदी थी कोचिंग करने के लिए। जनरल स्टडीज की कोचिंग की थी मैंने उस बार जब मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो मैं इनको बिठा के, और ये खूब डरा हुआ और घबराया हुआ कि पता नहीं हुआ होगा। लेकिन ये खुशी थी कि इंटरव्यू दिया था। लेकिन इंटरव्यू से लौट के आने का मतलब 99 से लूडो की सीढ़ी, सांप सीढ़ी जैसे होता है। सही बात है कि आप 99 से 1 पे 0 पे आते हैं। तो हमने कहा कि भाई ये तो बहुत रिस्की। तो मैं उतनी दूर जेएनयू से जब धौलपुर हाउस गया और यूपीएससी, वहां पे वो लिस्ट लगी होती exactly. तो वहां में गया तो मैं नीचे से अपना नाम, रोल नंबर ढूंढ रहा था। नाम वो नॉर्मली होता है कि भाई अगर हुआ होगा तो कहीं होगा। तो मेरे नॉर्मली यही था, कहीं हो जाए। एग्जैक्टली भाई जिसका यूपीएससी के बारे में नोबडी कैन बी श्योर, सही बात, उसका होगा कि नहीं होगा। सही बात। तो हमारे साथ के वही यूनिवर्सिटी के एक दो स्टूडेंट्स, अरे तुम वहां कहाँ देख रहे हो, तुम तो उसमें टॉपर्स में हो, 50 लोगों की लिस्ट लगती थी, तो तुम्हारा वहां नाम है और तुम्हारा रोल। मैंने कहा मजाक मत करो, मेरा हुआ नहीं है पहले, तुम कह रहे हो टॉपर्स में। तो खैर मैंने देखा, तो फिर ये भी खूब खुश हुई और मैं तो वहीं बैठ गया ऐसे करके। मैंने कहा कि ये सही देख रहा हूँ, गलत देख रहा हूँ, पता नहीं ठीक है कि नहीं है। लिस्ट वैसे जैसे होता है, तो खुशी इतनी थी कि वो मतलब मेरे ख्याल से जीवन की सबसे बड़ी खुशी थी वो। आपके सब्जेक्ट क्या थे डॉक्टर साहब? सब्जेक्ट मेरा हिंदी लिटरेचर था। अच्छा। और फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मेंस में रखा था। और ज्योग्राफी आपने क्यों नहीं लिया? पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी मैंने छोड़ दिया था। फिर ग्रेजुएशन में चूंकि आप 3 सब्जेक्ट्स लेते हैं, तो 3 में मैंने हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी रख लिया था। और इंटरव्यू में आपके साथ क्या हुआ? इंटरव्यू अच्छा हुआ था। अच्छा, इंटरव्यू ठीक ठाक हुआ था, मतलब बहुत अच्छे नंबर तो नहीं दिए उन्होंने मुझे, लेकिन मुझे अबव एवरेज दिए। जैसे काम आपका, जैसे हाँ, मतलब ये था कि इंटरव्यू की वजह से मैं फेल नहीं हो सकता था। तो मैं चूंकि इंटरव्यू में लास्ट था, फर्स्ट सेशन में जो इंटरव्यू होता था, तो उसमें सवेरे 10 बजे शुरू होता था और 1 बजे के आसपास खत्म होता था। तो कुल मिला के मेरा 16-17 मिनट इंटरव्यू हुआ था। तो मुझे लगा ये बाहर बैठी हुई थी, मेरी दोस्त हो गई थी, तो हम लोग साथ ही जाते थे। तो बाहर सवेरे से हम लोग जाके बैठ गए थे। तो हमको लगा कि बाकियों का आधे घंटे चल रहा है, मेरा 15-16 मिनट हुआ, तो मुझे लगा कि मेरा इंटरव्यू खराब हुआ है। तो जनरल बातचीत उन्होंने, चूंकि मैं हिंदी, मेरा साहित्य सब्जेक्ट था, मैं यूपी से गया था, तो उन्होंने हिंदी के बारे में कुछ चीज़ें पूछी। उस समय महिला आरक्षण बिल की बहुत चर्चा हो रही थी संसद में, तो उसके बारे में मेरी राय पूछी थी।
उन्होंने एक जो बहुत जिस पे मुझे ज़्यादा वक्त दिया उन्होंने, उसमें रामचरितमानस और रामायण के बीच में, उसकी लोकप्रियता के बीच में अंतर क्या क्या है ये मुझसे पूछा, तो वो मैंने अच्छे से बताया उनको। साहित्य मेरा डोमेन था, तो उसमें फिर उन्होंने बोला कि आप कलेक्टर मान लीजिए हो गए और आपको कोई एक क्रिमिनल को लाइसेंस देना है तो आप क्या करेंगे, इस तरह के कुछ क्वेश्चंस। तो ये 2-3 सवाल ही हुए, लेकिन बड़ा अच्छा माहौल में हुआ, अच्छे माहौल में हुआ। तो जब मैंने कलेक्टर वाले उस पे सवाल पे कहा, मैंने कहा भाई देखिए अगर वो अच्छा बंदा नहीं है तो उसको मैं लाइसेंस नहीं दूंगा। तो उन्होंने कहा कि मान लीजिए कि सारे नेता, विधायक, सांसद और मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि इसको दे दो, तब तुम क्या करोगे? तो मैंने कहा साहब तब भी नहीं दूंगा। तो उन्होंने कहा कि तब तो भगवान ही मालिक है तुम्हारे। वो सब तो एक्सपीरियंस है, एग्जैक्टली। हम तो स्टूडेंट थे, तो हमको लगा कि अब जो भी है भगवान, लेकिन अब कैसे हम तो, हाँ, लेकिन ये है कि सिद्धांत से आपने दैट वाज ए पॉजिटिव, बहुत ही पॉजिटिव नोट। तो मुझे लग रहा है कि वो उनको लगा होगा कि भाई इम्प्रैक्टिकल है ये, लेकिन ये बंदा अभी प्योर है। तो हम लोग जब सर्विस में आते हैं बहुत प्योर होते हैं। हाँ, एग्जैक्टली। धीरे धीरे सीखते हैं, दुनिया बदलने की जो इच्छा रहती है, दम्य, तो जिसको वो कहते हैं समय के साथ बदलती है। किताबी ज्ञान के बाद जब फील्ड का ज्ञान आता है, एग्जैक्टली, तब आपको थोड़ा सा समझ में आता है कि भाई और उस समय तो आप उत्तराखंड में पोस्ट हुए थे रुद्रप्रयाग। हाँ, रुद्रप्रयाग गया, तो वहां से वो पीएचडी वाली शुरुआत किया। क्योंकि वहीं रुद्रप्रयाग मेरी इच्छा थी कि एमफिल कर लिया, पीएचडी कर लें। तो आप मुझे बताइए डॉक्टर साहब कि आपको कौन सा, मतलब मालविका जी तो फोक वोक भी आप कुछ गाती वाती हैं, आपको कौन सा सबसे प्यारा फोक जो है वो मालविका जी का लगता है, जिसके लिए आप हमेशा इनको आगे बढ़ाते हैं कि नहीं यार ये कुछ सुना दो? कभी आदमी होता है ना किसी मतलब किस मूड में, यार कुछ सुनाओ। ये गाती हैं कि इनका वो है गाड़ी हौले चलाओ, उसको सुना दीजिए, दर्शक सुन रहे हैं सब। हाँ हाँ, तो गाड़ी हौले चलाओ गाड़ी गाड़ी हौले चलाओ गाड़ी वान, कर जा मोरा धक धक होए। गाड़ी हौले चलाओ गाड़ी वान, कर जा मोरा धक धक होए। धक धक होए, धक धक होए, धक धक होए, धक धक होए। गाड़ी हौले चलाओ गाड़ी वान, कर जा मोरा धक धक होए। रिम झिम मेघा बरसे, रिम झिम क्या बात। रिम झिम मेघा बरसे, मेघा बरसे जी मेघा बरसे। कार बदरा छाए आसमान, कर जा मोरा धक धक होए। सास मुरमर है ननद गरी आई है, सास मुरमर है ननद गरी आई है। द्वार जल्दी पहुंचाओ गाड़ी वान, कर जा मोरा धक धक। कई बार आपको इन्होंने कहा होगा जल्दी पहुंचाओ, जल्दी कर जा मोरा धक धक हो। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये बहुत ही गाती हैं, इसको मैं बहुत समझता हूं अच्छा बड़े मन से इन्होंने एकदम अच्छा जिसको कहते हैं कि एकदम उन्होंने पूरा निकाल के रख दिया अपने अंदर का जो जितना तजुर्बा था। ताज्जुब की बात ये देखिए कि ये दिल्ली की हैं। हाँ, लेकिन तो इतना बढ़िया इन्होंने। गोरखपुर पोस्टिंग हुई कलेक्टर, हाँ, हम लोग बलिया में भी, गाजीपुर में भी थे, तो वो जो भोजपुरी और उसका जो प्योर एक्सेंट और अवधि तो हम लोग ही हैं, तो इनको इंटरेस्ट वहाँ जागा इस सब करने का। तो इन्होंने सीखा, तमाम लोकगीत सीखा, उसको गाया, बहुत स्टेज पे भी गाया, कविताएं भी बड़ी अच्छी अच्छी लिखती हैं, करती हैं। बहुत ही बढ़िया। डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए कि आपका पहला एल्बम जो है वो 2006 में आपने निकाला था, जी, है ना? जी। तो कैसे आपके मन में विचार आया कि नहीं अब वक्त आ गया है मुझे, जब जो मेरी अंदर का जो अंतरात्मा जिसको कहते हैं, है ना, उस समय उसको तो बाहर निकाला? उस समय तो ऐसा कुछ नहीं था। वो बेसिकली ये था कि संगीत में चूंकि इंटरेस्ट था, और कहानी ये है कि मैं 12वीं के बाद जब मैं घर से निकला, इलाहाबाद गया, जेएनयू गया, तो एक हारमोनियम मेरे कमरे में रहती थी। अच्छा? हमेशा। तो वो चूंकि संगीत मेरा दोस्त रहा, मतलब वो गाना तो मैंने बहुत बचपन से ही, मैं चूंकि किससे सीखा आपने? सीखा किसी से नहीं मैंने। अच्छा। मैं गांव में तो शौकिया फिल्मी गाने हम लोग गाते थे या लोकगीत वगैरह गुनगुनाते थे,
लेकिन वो हारमोनियम घर में एक थी पिताजी के पास, तो वो सिलसिला मुझे लग रहा है कि संगीत का वो पे वो हारमोनियम, तो मैं हारमोनियम सीखने लगा। तो 12वीं क्लास में मैंने हारमोनियम थोड़ा बहुत बजाना सीखा, लेकिन ये था कि हारमोनियम के साथ बैठना, थोड़ा सुर निकालना, संगीत निकालना मुझे अच्छा लगता था। तो वो संगीत मेरे साथ बना रहा, मेरे दोस्त की तरह वो हारमोनियम मेरे हॉस्टल के कमरे में हुआ करती थी। और फिर 2006 की बात ये हुई कि वो जब भी खाली होता था संडे को, या तो कुछ लोकल जो गाने बजाने वाले लोग होते थे वो आते थे, सुनाते थे, कुछ सुनते थे। तो उन्होंने कहा, एक पंडित शरदमणि त्रिपाठी अभी भी हैं वो गोरखपुर में, तो उन्होंने कहा कि वो इनको बेसिकली लोकगीत सिखाने के लिए आ रहे थे। अच्छा। तो बैठे, एक बार हम भी आए ऑफिस से घर पे आए, तो हमने कहा भाई हम भी कुछ गुनगुनाया हमने। तो उनका, आप तो बहुत अच्छा गाते हैं, आप रिकॉर्ड क्यों नहीं करते अपनी आवाज़? हमने कहा हमारे पास टाइम ही नहीं है। तो उनका चलिए कोई बात नहीं, घर पे ही हम बुला देंगे एक रिकॉर्डिस्ट को, कंप्यूटर लेके घर में कुछ रिकॉर्ड करेंगे। तो मैंने कहा मैं गज़लें गाता हूँ, तो अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन और मेहंदी हसन को मैं पसंद करता हूँ, तो उनकी गज़लें मैंने कुछ रिकॉर्ड करी। तो वो जो पहला एल्बम था वो ओरिजिनल एल्बम नहीं था, वो इन लोगों की गाई हुई गज़लों को मैंने अपने घर में ही रिकॉर्ड किया था अनौपचारिक रूप से। तो उस कैसेट को मैंने रिलीज किया। तो अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन को बुलाया। तो उन्होंने जब सुना उसको, और उनका भाई देखिए आपने मेरी गज़ल गाई है और आप खुद भी अच्छा गाते हैं, मैंने एक लाइव भी गाया था उनके सामने शाम को। तो उन्होंने कहा कि आप अच्छे सिंगर हो सकते हैं अगर आप रियाज करें, तो आपकी आवाज़, आपको खुदा ने आवाज़ अच्छी दी है। बहुत बढ़िया। ये चीज़ उन्होंने जब मुझे कही तो मैंने एक दिमाग में रहा, लेकिन वो निकल गया। ये नहीं हुआ कि मुझे गाना है, वो एक पहला ये एल्बम ऐसा ही था, लेकिन वो दिमाग में रहा कि एक बड़े सिंगर ने मुझे कहा है कि मेरी आवाज अच्छी है और मैं आगे। आपने उसको पकड़ा? तो उसको मैं पकड़े हुए था जाके फिर 2008-9 में मैंने फैज़ अहमद शायर की कुछ गज़लें, मैं चूंकि अदब का स्टूडेंट था, लिटरेचर का, तो मुझे उनकी शायरी अच्छी लगती थी। तो वो एल्बम मैंने एक इंतसाब करके एक एल्बम रिकॉर्ड किया जो 2011 में रिलीज हुआ। उसका एक कुछ सुना दीजिए। रंग पैराहन का, खुशबू जुल्फ लहराने का नाम, रंग पैराहन का, खुशबू जुल्फ लहराने का नाम, मौसमे गुल है तुम्हारे बाम पे आने का नाम, मौसमे गुल है बहुत ही बढ़िया तुम्हारे बाम पे आने का नाम, रंग पैराहन का। क्या बात है, बहुत ही प्यारी आवाज है भाई। तो ये उसमें बहुत ही बढ़िया आवाज है और बड़ा ही मतलब समझ लीजिए कि नया ऐसा रूमानी मौसम है और नया ऐसा समा है, लेकिन फिर भी आपने इतना समा बांध दिया। वो संगीत की ताकत, सारी चीजें ठहर सी गई तो वो संगीत की ताकत है। तो ये भी गजल थी। आगे क्या फ्यूचर प्लानिंग है, मतलब क्या आपको क्या लगता है कि क्या करना चाहिए, क्या करने वाले हैं? आपने बताया था मुझे कि आपका कोई नया एल्बम आ रहा है। देखिए मेरा नया एल्बम आज ही रिलीज किया मैंने। मैंने भी कुछ एक कवर मैंने बारे में जरा बताइए भी। और देखिए मैं लगातार गाने रिलीज करता रहता हूँ, ऐसा कोई एल्बम का दौर अब तो ये है नहीं कि सीडी कैसेट आता है जिसमें 5-6 गाने होते हैं, अब ऐसा नहीं है। एक गाने रिलीज होते हैं, उसका वीडियो बनता है और सोशल मीडिया पर लोग उसको रिलीज करते हैं। पिछले दिनों मैंने तलत महमूद साहब का एक नंबर जलते हैं जिसके लिए रिलीज किया था, काफी लोगों को पसंद आया। आज जो गाना मैंने रिलीज किया इत्तेफाक से आज ही के दिन, और बहुत अच्छा है कि आज का दिन हमने, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत मशहूर एक नगमा है, पूरी दुनिया में सबको पसंद है, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो। तो जरूर उसको सुने हमारे चैनल पे जाके, यूट्यूब चैनल पे डॉक्टर हरिओम IAS के, और हर जगह मेरे साथ जुड़े। लेकिन सुन भी लें, इस पे सुन भी लें। नहीं सुन ले, वो तो इंडिया न्यूज के लिए खास तौर से दर्शकों के लिए। आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, हाँ यूं ही पहलू में
बैठे बहुत ही रहो, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो आज, मालविका जी, आप भी इसमें जाने शामिल हो की जाइए। जिद ना करो। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। हाँ आज जाने की जिद ना करो, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। वक्त की कैद में जिंदगी है मगर वाह। चंद घड़ियां यही हैं जो आजाद हैं, चंद घड़ियां यही हैं जो आजाद हैं, इनको खो कर मेरी जाने जा उम्र भर ना तरसते रहो, आज जाने के जिद ना बहुत ही करो, शानदार, बहुत ही शानदार। यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो। बहुत ही शानदार। वैसे वो दौर तो बीत चुका है जब मालविका जी कहती हूँ कि आज जाने की जिद ना करो। अब मैं कहता हूं इनसे अब वो उलट गया है, वही मैंने कहा ना कि वो दौर तो जब अब इस समय आपको इसलिए कहना। मैंने गाया है। और उसमें वीडियो में ये भी हमारे साथ बैठी हुई हाँ, है। इसीलिए मैंने फीचर ये कर कहा रही कि है। भाई मालविका जी का जो है आपके चाहे गायकी हो, चाहे कैरियर हो, और चाहे मतलब मुझे लगता है कि हर मोड़ पे जो है बहुत ही गहरा साथ और संबंध रहा है, और उसी का परिणाम है, क्योंकि नारी शक्ति जब साथ होती है तो फिर व्यक्ति को कोई डिगा नहीं सकता। ये बात तो सही है। और मुझे लगता है कि वो आपके साथ है। हरिओम जी के अंदर जो गुण है वो ईश्वर ने उनको बहुत ही तसल्ली के साथ बख्शा है, और मैं समझता हूँ कि एक आईएएस होने के साथ साथ एक साथ इतने सारे गुण को अपने में समाहित रखना एक बेहद बड़ी बात है, और उसको साथ लेके चलना वो भी बहुत बड़ी बात है। हरिओम जी बहुत सारे अपने कामों से देश और समाज को बहुत कुछ दे रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि भविष्य में भी देते रहेंगे। आज बस इस कार्यक्रम में इतना ही। आप सभी दर्शक देखते रहिए इंडिया न्यूज़। तब तक के लिए नमस्कार।